कर रहे थे, झारखंड आंदोलन। हमने झारखंड आंदोलन का इंट्रोडक्शन देखा, परिचय देखा कि झारखंड आंदोलन हुआ क्यों। हम समझे, हमने समझा कि झारखंड आंदोलन था क्या। मतलब झारखंड को एक अलग राज्य बनाने के लिए जो आंदोलन चला, चाहे वो बिरसा मुंडा का आंदोलन हो या शिबू सोरेन का आंदोलन हो, जेएमएम पार्टी का, आसू पार्टी का, या मरांग गोमके का आंदोलन, एक लंबी पृष्ठभूमि ने, एक लंबी बैकग्राउंड ने झारखंड आंदोलन को कंप्लीट किया और 15 नवंबर 2000 को एक झारखंड राज्य के रूप में बना। अभी प्रधानमंत्री, झारखंड के नायक, झारखंड के भगवान बिरसा के कर्म भूमि, उनकी जन्मभूमि पर गए। जाने के बाद श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके आंगन का जो तुलसी है, उस तुलसी के मिट्टी को लेकर के अपने सर पे चंदन के रूप में लगाया। ये बताती है कि बिरसा मुंडा का महत्व क्या है भारत की राजनीति में, नॉट झारखंड की राजनीति में। देश का प्रधानमंत्री उनके घर जाता है, उनके घर के जो अभी परिवारजन हैं उनसे भेंट करता है, बातें करता है। ये झारखंड के लिए एक महत्वपूर्ण बात है, गौरव की बात है। जब ये आंदोलन चल रहा था तो भारत के कई प्रधानमंत्री का कार्यकाल इस आंदोलन के बीच गुजरा, लेकिन किसी ने सुध नहीं लिया इस आंदोलन को। चाहे नेहरू जी की हम बात करें, एक प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पहली बार इसमें कुछ इच्छा शक्ति दिखाई थी। बुट्टा सिंह उस समय गृह मंत्री थे, बात करेंगे हम लोग। उसके बाद बीपी सिंह की गवर्नमेंट, चंद्रशेखर सिंह की गवर्नमेंट जो आई, प्रधानमंत्री बने, कोई भी सुध बुध नहीं लिया। फिर जब बीजेपी का गठन जब हुआ था तो बीजेपी पार्टी ने इसे अपने कार्यक्रम के रूप में इसको स्थान दिया था, अलग झारखंड, यानी उस समय उन्होंने नाम दिया था वनांचल। एक वनांचल राज्य का गठन हो, इस क्षेत्र को काट करके किया जाए, ये बातें आई थी। कई संघर्ष हुए, कई चीजें हुए। वनांचल या झारखंड बनने के पीछे कई कारण थे, तो हमने सारे कारण पे चर्चा कर लिया था कि क्या क्या कारण थे झारखंड बनने के पीछे। पूरा हम 2 घंटे इस पे पढ़े थे, ठीक है। हमने औपनिवेशिक शोषण पढ़ा। जब अंग्रेज थे, अंग्रेज झारखंड के लोगों का, जनजातियों का या कहे सदानों का किस प्रकार शोषण कर रहे थे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्यायिक, इन शोषण ने इस आंदोलन को एक दिशा दिखाई, राह दिखाई। हमने बात किया था राजनीतिक उपेक्षा की। हमने उसमें पंडित नेहरू की भाषण की भी चर्चा की थी जो उन्होंने रांची में दिया था। हमने लालू यादव के कथन के ऊपर चर्चा किया था कि लालू यादव ने इस बारे में क्या कथन दिया था, क्या कहा था लालू यादव ने। तो लालू यादव ने कहा था कि झारखंड यदि बनेगा तो मेरी लाश के ऊपर बनेगा। मतलब राजनीति में जो लोग थे, चाहे सेंटर हो या बिहार स्टेट की राजनीति हो, सबने झारखंड, अलग झारखंड की उपेक्षा की, झारखंड अलग नहीं बनेगा, ये बातें हुई थी। फिर एक बात हमने किया था असंतुलित विकास का, अनबैलेंस्ड डेवलपमेंट के बारे में हम बात कर रहे थे। उसमें हमने कुछ डेटा देखा था कि इनकम, झारखंड का जो क्षेत्र है अभी, ये इनकम में आगे था, ज्यादा कमाई करके दे रहा था, और बिहार क्षेत्र मुश्किल से 20% की कमाई कर रहा था, 20 से 25%, बाकी झारखंड क्षेत्र की कमाई थी। लेकिन जब खर्च की बारी आ रही थी, सारा खर्च अभी जो बिहार है उसके जिलों पे 80% और 20% झारखंड के क्षेत्रों पे। मतलब कमाई ये और खर्चा कहीं और। अब विकास किसका हो रहा था? बिहार का। तो असंतुलन ने लोगों को बताया कि आपका विकास कभी नहीं हो पाएगा अगर आप बिहार के साथ जुड़े रहोगे। तो बिहार में उन क्षेत्रों का विकास होगा जो बिहार के मुख्य जिले, पटना का विकास होगा, गया का विकास होगा, जहानाबाद का विकास होगा, औरंगाबाद का विकास होगा, दरभंगा का विकास होगा।
सिवान का विकास होगा, छपरा का विकास होगा, बट पलामू का विकास नहीं होगा, लातेहार का विकास नहीं होगा, गढ़वा का विकास नहीं होगा। और भी जो जिले आप देखते हैं, गुमला का विकास नहीं होगा, संथाल परगना के किसी जिले का विकास नहीं होगा। अपने आप में बड़ी समस्या थी, तो इन सब पे हमने चर्चा कर लिया था। फिर हमने एक चर्चा किया था नौकरी पर गैर झारखंडियों का कब्जा। सारे नौकरी फर्स्ट कैटेगरी और सेकंड कैटेगरी के किसके हाथ में थे? जो बाहर के लोग थे। आप सीधा से एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, दिक्कू। सब दिक्कू लोग थे नौकरी में, जो बाहर से आए हुए थे। और यहाँ के लोगों की यदि नौकरी मिलती थी तो किस कैटेगरी में मिलती थी? डी ग्रेड और सी ग्रेड, निम्न नौकरियां थी। हमने एक चर्चा किया था आंदोलन को लेकर संवेदनहीनता। जैसे प्रधानमंत्री का भाषण था नेहरू जी का, झारखंड फारखंड नहीं बनेगा। लालू जी का जो स्टेटमेंट था, और कई कृष्ण सिंह का स्टेटमेंट था। भगवत आजाद कृति जो अभी सांसद रहे हैं पहले, उनके पिता थे, बिहार के मुख्यमंत्री थे, उनका भी स्टेटमेंट झारखंड के अगेंस्ट था। तो जितने भी मुख्यमंत्री बने सब झारखंड के अगेंस्ट में थे, क्योंकि कमाने वाला अंग कौन काटना चाहेगा, ये बातें थी। आक्रामक एवं प्रगतिशील नेतृत्व मरांग गोम के राजनीति में आते हैं। उनके बाद एक नया फेज आता है जिसमें जेएमएम का गठन होता है, आसू का गठन होता है। इनने पार्टियों ने झारखंड में आर्थिक नाकेबंदी की, और आर्थिक लॉस किसी को भी होगा तो सोचने पे मजबूर कर देगा। विशाल प्रदर्शन, हिंसक प्रदर्शन, ये सब। तो हम इस सब पे पूरी तरह से चर्चा कर चुके थे। आज हम बात करने वाले हैं आंदोलन के स्टेज यानी चरण के ऊपर। मेन चीज आज हमारा ये है, हम कारण को समझे थे, आज हम समझेंगे आंदोलन के चरण। तो आंदोलन के स्टेज को हमने कितने भागों में बांटा है? 7 भागों में। फर्स्ट से लेकर 7 तक है। 7 को हमने क्या बोला है? लास्ट फेज, यानी अंतिम चरण। यानी अंतिम चरण में झारखंड का निर्माण हो जाएगा, ये फेज। तो हमारा पहला फेज है प्रथम चरण। तो आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं आंदोलन को, प्रथम चरण में 1913 टू 1938, फिर आगे उठाएंगे 1938 से 1950। तीसरा चरण जो हमारा जाएगा ये आजादी के बाद का चरण है। यानी हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? बिफोर फ्रीडम, आजादी से पहले जो झारखंड का आंदोलन की मांग थी। 1915 थर्ड चरण से हम देख रहे हैं आजादी के बाद का, और आजादी के बाद से लेकर वर्ष 2000 तक, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार झारखंड का निर्माण न करवे, पार्लियामेंट से बिल पास करके एक अलग झारखंड न बना दे। 2 अगस्त 2000, 11 अगस्त 2000, ये 2 ऐसे डेट हैं जिसमें पार्लियामेंट में बिल पास किया गया, लोकसभा से, राज्यसभा से, ये सारी चीजें। और लास्ट क्लास में हमने एक बात किया था और ए.के. राय की। तो ए.के. राय का मैंने मिस्टेक से नाम आनंद कुमार बोला था, ठीक है, अरुण कुमार राय, ठीक है। और कई पुस्तक में उनका नाम अजीत कुमार भी दिखाया जाता है, ठीक है। कई पुस्तक में आनंद भी दिखा दिया जाता है, लेकिन सबसे परफेक्ट क्या रहेगा? विकिपीडिया जो बताती है अरुण कुमार राय नाम बताती है, तो उसको थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। तो हम प्रथम चरण को स्टार्ट करते हैं 1913 टू 1938। पेन अभी नहीं चलाना है। अगर आपको छोटे छोटे पॉइंट्स लिखना चाहते हैं कॉपी में अपना, छोटे छोटे पॉइंट्स, तो आप लिखते जाए, कोई दिक्कत नहीं है। कहानी को समझे, कहानी ही महत्वपूर्ण है। अगर हमें पूरा कहानी याद हो जाएगा कि फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज क्या हुआ, तो फिर आपको कोई समस्या नहीं होने वाली। चलिए देखिएगा, अगर हम 1913 की बात करेंगे, बढ़िए, 1913 का फेज को समझने के लिए सबसे पहले हम 1912 पे आते हैं। 1913 की फेज को समझने के लिए हम किस पे आते हैं? 1912 पे आते हैं। 1912 मान के चलिए ये एक एरिया है, और इस एरिया को हम क्या नाम दे रहे हैं? बंगाल।
समझिएगा। और ये जो बंगाल है, इसी में कौन है? बिहार है। इसी में क्या है? वेस्ट बंगाल। इसी में क्या है? ईस्ट बंगाल, सॉरी, हाँ ठीक है, ईस्ट बंगाल। इसी में कौन है आपका? असम है। इसी में कौन है आपका? उड़ीसा। इसी में कौन है आपका? झारखंड। मतलब इतने स्टेट मिलाकर एक स्टेट था जिसका क्या नाम था? बंगाल। अब बंगाल का विभाजन होता है 1912 में, पहला विभाजन। अगर हम देखें तो 1905 में बंगाल का विभाजन एक बार हो चुका था अंग्रेज काल में, थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं। 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ इस प्रकार से हुआ। 1905 में ये विभाजन एक बार 1905 में बंगाल का हो चुका था, जिसको हम लोग बंग भंग मूवमेंट के नाम से जानते हैं, आंदोलन के नाम से जानते हैं। और पहला स्वदेशी आंदोलन यहां पे हमने किया था। अब ये था आपका कौन सा? ये था बंगाल। इस बंगाल में कौन आता था? वेस्ट बंगाल। बाद में 1972-71 में जाकर के ईस्ट बंगाल क्या बन गया था? आपका बांग्लादेश। इस पार्ट को भी हम चर्चा ही नहीं करना है। इस पार्ट पे हम आते हैं कि बिहार और झारखंड एक स्टेट था, और किस में शामिल था ये? वेस्ट बंगाल में। अब 1912 में इसे वेस्ट बंगाल से काट करके एक प्रांत बना दिया गया। क्या बना ये? बिहार एक अलग स्टेट बना 1912। और आप अगर पढ़े हैं आप पढ़े हैं हमारे हीरो, हमारे जो बिरसा भगवान है उनके बारे में, उन्होंने एक शब्द दिया था, अबुआ राज, हमारा राज। तो उनका डिमांड पहले से था कि इससे को एक अलग राज्य बना दिया जाए और हमारा शासन प्रशासन हमारे हाथ में लिया जाए, हम इसको चलाएंगे। तो जैसे ही बिहार अलग हुआ, बिहार को अलग किया गया, साथ में झारखंड भी अलग स्टेट बन गया, तो जो झारखंड के लोग थे, क्या उनके मन में भावना नहीं होगी कि हमारा स्टेट अलग हो, जब ये हो ही रहा। और आगे जाकर के बंगाल से 1936 में उड़ीसा भी अलग स्टेट बन चुका। तो सब बन रहे थे, सिर्फ स्टेट कौन नहीं बन रहा था? झारखंड। तो 1912 में इसकी आस जगी, जब बिहार बंगाल से अलग होकर अलग स्टेट बन सकता है तो झारखंड क्यों नहीं बन सकता। और पहला फेज शुरुआत होता है कब से? 1913 से। ये तो जानना जरूरी था ना कि क्यों फेज स्टार्ट हो रहा है। तो अगर 1913 में पहला फेज स्टार्ट हो रहा है, हम बात कर रहे हैं 1913, आखिर इसमें हुआ क्या? 1913 के फेज में हुआ क्या? यानी हमने इस फेज को कब से कब तक लिया है? 1913 से 1938। अब इसके सारे घटनाओं पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले एक कॉलेज का हम नाम लेंगे जिसका नाम है संत कोलंबस हजारीबाग। कौन सा कॉलेज है? संत कोलंबस। इसका नाम सुने आप लोग? संत कोलंबस बहुत पुराना कॉलेज है, हजारीबाग में है। हम यहां से स्टार्ट करने वाले हैं पहले फेज की शुरुआत। तो संत कोलंबस कॉलेज में एक विद्यार्थी थे जिनका नाम था बार्थोलमेन, या बर्थोलमेन बोलते हैं। बर्थोलमेन जो थे, समझिएगा थोड़ा सा, बर्थोलमेन जो थे ये गरीब परिवार के व्यक्ति थे। और गरीब, इनके पास तो परिवार ही नहीं था, सिंपल सा एक अनाथ व्यक्ति थे जो पले बढ़े। ईसाई मिशनरी ने इसको पढ़ाया। किसने पढ़ाया? ईसाई मिशनरी ने पढ़ाया। ईसाई मिशनरी ने इनको पढ़ाया। लेकिन ये क्या थे? एक आदिवासी थे। कौन थे ये? आदिवासी थे। और जब ये पढ़ लिख गए, 1912 की घटना इनके आंख के सामने थी, इनको एक बात समझ में आ गई कि झारखंड क्षेत्र का विकास तभी हो सकता है, जो हम झारखंड आज देख रहे हैं। थोड़ा सी और भी डिमांड थी, उसमें मैं बात करूंगा कि अभी का जो झारखंड का जो डिमांड है, उस समय इस झारखंड का डिमांड नहीं था। इसके साथ कई और जिलों का डिमांड था, उड़ीसा के कुछ जिलों का डिमांड था।
साथ में जो उस समय मध्य प्रदेश बोलते थे, छत्तीसगढ़ नहीं था। अभी अगर लेंगे तो छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों का इसमें डिमांड था। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? रायपुर। रायपुर को इसमें रखने की बात थी। पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों को इसमें शामिल करने की बात थी। सब मिलाकर के झारखंड की मांग की जाती थी। हम एक फेज में देखेंगे क्या क्या था। तो इनको समझ में आ गया कि जो आदिवासी पीड़ित हैं, इन आदिवासियों का विकास करना है, तो इनका विकास एक ही सिस्टम पे हो सकता है, झारखंड के लिए एक नया राज्य बने। इनकी सोच ये थी, इस सोच के साथ ये चले। और इसके लिए इन्होंने क्रिश्चियन स्टूडेंट यूनियन का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? क्रिश्चियन, क्रिश्चियन है ना? हाँ ठीक है, क्रिश्चियन है। क्रिश्चियन विद्यार्थी परिषद, यानी परिषद की जगह संघ लिखिए, नहीं तो फिर काउंसिल लिखना पड़ेगा। ठीक है, संघ लिखिए। क्रिश्चियन विद्यार्थी संघ यानी क्रिश्चियन स्टूडेंट यूनियन। देखिए एक यूनियन बना झारखंड में। इस यूनियन को बनाने वाला व्यक्ति कौन है? बर्थोलमेन। बर्थोलमेन ने इसको बनाया, और ये इसलिए बना ताकि जो आदिवासी लोग हैं इसका क्या हो सके? उत्थान हो सके। इनका जो पोजीशन है इसको क्या करना है? डेवलप करना है, इनके पोजीशन को अच्छा बनाना है। इस कारण से इस संघ का स्थापना किया गया। ये सब पीटी फैक्ट भी होंगे। जब हम पीटी पढ़ेंगे तो किस चीज को तो पढ़ना ही है, तो पीटी फैक्ट को पढ़ेंगे। 1913 की बात कर रहा हूं, हमने 1913 से शुरू ही किया। 1913 की बात है, ये शुरुआत हो गई। अब इस संगठन का काम क्या था? लोगों का, झारखंडियों का, आदिवासियों का विकास करना। अभी सिर्फ हम आदिवासी की बात कर रहे हैं, ओनली आदिवासी, नोट सदान, याद रखिएगा। जब ये संस्था बन गई, संस्था बनने के बाद क्या हुआ? इस संस्था किसके तर्ज पे बना? एक संस्था थी पहले, जो आपने अभी देखा कि बंगाल जो बटा था, यहां पे ये जो एरिया है, इस एरिया में एक प्लेस है जिसका नाम है ढाका, तो ये बांग्लादेश की राजधानी है। जो ढाका है उस समय तो भारत में ही था। ढाका में एक यूनियन बना था जिसका नाम था ढाका स्टूडेंट यूनियन। तो लोग जान रहे थे। तो ढाका स्टूडेंट यूनियन के तर्ज पे ही किसका निर्माण किया गया? क्रिश्चियन विद्यार्थी संघ का निर्माण किया गया। किससे प्रेरित था? ढाका स्टूडेंट यूनियन से ये चीज प्रेरित थी। समझिए उसी का शाखा के रूप में, उसी के ब्रांच के रूप में इसे स्थापित किया गया, ताकि झारखंड के जनजातियों का कल्याण किया जा सके। एक चीज तो ये हुआ। अब ये रांची भी गए, स्पीच दिए, भाषण दिए। बाद में ये जो रांची में एक स्कूल है संत पॉल, अभी भी है, ये संत पॉल के टीचर बन गए, और वहां से अपना जो कार्यक्रम है, जो ज्ञान देना है, जो उत्थान के लिए काम करना है, उसे वो करते रहे, उसे वो करते रहे। अब आंदोलन चल रही थी, तो आंदोलन तो स्टॉप होगी नहीं। अब इससे आगे बढ़ करके यहां से एक नए समाज का निर्माण होता है। इसे हम बोलते हैं छोटा नागपुर उन्नति समाज। देखिए बहुत जरूरी पॉइंट है ये, और ये एक मील का पत्थर साबित होगा। क्या नाम है इसका? छोटा नागपुर उन्नति समाज। छोटा नागपुर उन्नति समाज, एक सोसाइटी बनी जिसका नाम क्या था? छोटा नागपुर उन्नति समाज। इसका गठन कब हुआ? 13 में ये था। ये कब आया? 1915 में। देखते जाइएगा डेट के साथ। डेट तो मैं आपको नोट्स में सब दे ही दूंगा, इंग्लिश हिंदी दोनों। इसको माइंड में बैठा लीजिए कि कहानी क्या है। जब 1915 में इसका निर्माण हुआ, ये संस्था ऐसी संस्था थी जो आदिवासियों के हित की बात कर रही थी, और इस संस्था ने एक मैगजीन छापना शुरू किया, एक पत्रिका। और उस पत्रिका में जो भी छपा करती थी, किसके विषय में छपती थी? आदिवासियों के विषय में छपा करती थी। और उस पत्रिका का नाम था आदिवासी। इस संस्था ने कौन सी पत्रिका निकाली? आदिवासी पत्रिका निकाली। और आदिवासी पत्रिका में आदिवासियों के उत्थान संबंधी बातें छपती थी। अब इस संस्था के प्रमुख नेता कौन कौन है? तो इस संस्था के जो प्रमुख नेता थे, एक का नाम है पॉल दयाल।
समझिएगा, ये सब नाम काम आएगा आगे। क्या नाम है इनका? पॉल दयाल। साथ में आप देखिएगा बंदीराम उरांव, पॉल दयाल, बंदीराम उरांव, जोएल लकड़ा, काफी इंपॉर्टेंट नाम है, ये भी नाम हमें आगे काम आएगा। क्या नाम है इनका? जोएल लकड़ा, एक नाम ये है। तो आपको जो भी दिखेंगे इस संस्था में सिर्फ आदिवासी दिखेंगे, ट्राइब्स दिखेंगे। जो ट्राइब्स थे उस समय के, वही लोग इस संस्था में थे। इसके बाद विसन वान हुक, एक बड़ा नाम है विसन वान हुक, मैं इसको भी लिख देता हूं, ये नाम हमें बाद में काम आने वाला है, विसन वान हुक, ये नाम हमें काम आएगा। इसके बाद एक और नाम है हेबल उरांव, ये संस्था के लोग हैं। इस संस्था ने क्या किया? इस संस्था का काम क्या था? कोई संस्था बना, उसका काम क्या होगा? आदिवासियों का शोषण किस प्रकार से हुआ था? हम लोग पढ़े थे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इसका पहला काम था इनको इकोनॉमिकली आगे बढ़ाया जाए, इनको पॉलिटिकली आगे बढ़ाया जाए और इनको सोशली आगे बढ़ाया जाए। ये तीन शोषण था ना, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, तीनों रूप में इनको आगे बढ़ा दिया जाए। जब तीनों रूप में आगे बढ़ेंगे, अपने आप इनका क्या होगा? उत्थान होगा, अपने आप क्या होगा? ये आगे बढ़ेंगे। सेल्फ डिपेंडेंट करना है इनको। अभी आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? आप विद्यार्थियों की सबसे बड़ी समस्या है आपका भविष्य, और आपके भविष्य में आर्थिक जो दिक्कतें आएंगी, उन दिक्कतों को कैसे सुधारा जाए, उन दिक्कतों को आने से पहले ही खत्म कर दिया जाए। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं। आपका जॉब एक मकसद है, जॉब पाना, लेकिन उसके पीछे आपका दो तीन चीज छिपा हुआ है। अगर आप झारखंड जेपीएससी पीसीएस एग्जाम निकाल लेते हैं तो आपको की सामाजिक स्थिति क्या होगी? आप डीएसपी बन जाओगे तो आपके समाज में इज्जत, जिले में इज्जत, रिस्पेक्ट तो ऐसे ही बढ़ जाएगा। कारण एक, आप डीएसपी हैं तो पॉलिटिकली भी आप बहुत हाई रहिएगा। विधायक, सांसद आपके ऑफिस आएंगे, आपसे बात करेंगे। तीसरा, आर्थिक रूप से आप क्या हो जाइएगा? संपन्न हो जाइएगा। तो आपको आपके भविष्य की दिक्कत होगी, आपकी भविष्य की राह क्या होगी? शानदार हो जाएगी। यही काम था इनका कि इनको आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से इतना आगे कर दो कि इनका भविष्य क्या हो? आसान हो जाए, ये उन्नति कर जाए। इस संस्था का नाम ही था उन्नति। ये उन्नति करने के लिए ये काम करते गया। ठीक है, अब देखिएगा, मान के चलिए संस्था बनी है, लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे अलग अलग माइंड के लोग जब किसी संस्था में आते हैं ना, तो संस्था कभी कभी टूट जाती। टूटती कि नहीं टूटती? कांग्रेस को देख लीजिए, कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 में, सूरत विभाजन के नाम से जानते हैं उसको, हुआ। और अब छोड़िए ना, 1947 के बाद भी जब कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में काम करने लगी अच्छे से, कांग्रेस टूटी, कांग्रेस आर, कांग्रेस ओ में। शायद आपको नहीं जानकारी, बात करेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन का एक टॉपिक है। कांग्रेस टूटी इंदिरा गांधी के टाइम में, कांग्रेस आर, कांग्रेस ओ। इसी कांग्रेस से टूट टूट के कई पार्टियां बनी है, जैसे तृणमूल कांग्रेस बंगाल में, महाराष्ट्र में शरद पवार की जो पार्टी है एनसीपी, है ना। तो क्या होता है कि कोई भी पार्टी लंबे समय तक चलते चलते उनके बीच में अगर मनमुटाव आया और किसी को अपना इच्छा है कि हम यहां पे नहीं कर पा रहे, वो अलग हो जाते हैं। उन्नति समाज के साथ भी यही हुआ। लेकिन उन्नति समाज के साथ ये होने से पहले हम एक बात करेंगे जोएल लकड़ा की और विसन वान हुक की बात करेंगे थोड़ा सा। आपको ये तो हमारा आर्टिस्ट तक है ना, इसमें हम एक चीज देखेंगे, देखिएगा कि एक नाम आपने सुना होगा जिसका नाम है, क्या नाम है? साइमन कमीशन। ये तो नाम सुना होगा। साइमन कमीशन का गठन हुआ था इंग्लैंड में, और साइमन कमीशन भारत आया था कि भारत के विकास की चर्चा कर सके।
ये टीम झारखंड में भी आई थी। अब झारखंड क्षेत्र में जब ये टीम आई, इससे जोएल लकड़ा जाकर के मिले। कौन मिला जाकर के? जोएल लकड़ा। देख लीजिए, बोला ना इंपॉर्टेंट नाम है जोएल लकड़ा। साइमन कमीशन की टीम से जोएल लकड़ा जाकर मिलते हैं। साइमन जाकर इनसे मिलते हैं और कुछ डिमांड पुट करते हैं। डिमांड ये था कि जो छोटा नागपुर है प्लस जो संथाल का क्षेत्र है, इसको क्या किया जाए, बिहार से अलग करके एक नया प्रांत बनाइए। ये पहला डिमांड राजनीतिक रूप से रखा गया। किसके सामने? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन क्यों आया था? यह भारत का विकास की चर्चा करनी। तो भारत का ही विकास झारखंड का भी विकास है, और झारखंड का विकास, बिहार का विकास, बंगाल का विकास, मध्य प्रदेश का विकास, छत्तीसगढ़ का विकास, मुंबई का विकास, महाराष्ट्र का, सारे स्टेटों का विकास होगा। तो किसका विकास हो रहा? भारत का। तो इनका कहना था कि झारखंड का विकास हो तो अपने आप देश का विकास होगा, यहाँ के लोगों का विकास होना चाहिए। इन्होंने एक डिमांड पुट किया इस जगह पे, और छोटा नागपुर को प्रशासकीय इकाई बनाने की मांग की। ये छोटा नागपुर को क्या बना दीजिए? प्रशासकीय इकाई, एडमिनिस्ट्रेशन सौंप दीजिए इसको, कि अपना एडमिनिस्ट्रेशन खुद चलाए, बिहार से न चले। 1912 में तो बिहार अलग हो गया था, तो बिहार को अपना प्रशासनिक इकाई मिली थी, तो झारखंड को क्यों नहीं? ये डिमांड किया गया। इसके बाद में जो उन्नति समाज थी वो दो भागों में बढ़ता। कौन सा समाज? यानी हम बोले छोटा नागपुर का जो है उन्नति समाज कितने भाग में बट गई? दो भाग में बटी। मतलब इससे अलग होकर दो चीजें बनी। एक बनता है कैथोलिक, क्या बना? कैथोलिक समाज। और एक बनता है किसान सभा। अलग होकर देखिएगा, दो चीज। मैंने बोला टूट आती है, यहां पे टूट आई। कैसे ये टूटा? तो टूटा कैसे? तो देखिएगा, इसको किसान सभा बनाने के पीछे जो हाथ है किसका है? थेबेल उरांव का। थेबेल उरांव एक व्यक्ति थे, हमने भी पढ़ा था। इन्होंने किसान सभा बनाया। और जो कैथोलिक समाज बना, इसका काम था ऐसे आदिवासी जो क्रिश्चियन बने हुए थे उनका उत्थान करना। उनके उत्थान में ये लग गए, और इसका नाम दिया गया था छोटा नागपुर कैथोलिक समाज। और इसका अध्यक्ष कौन बना? एक मिनट, क्लास ले रहे हैं, करते हैं, ठीक है? हेलो, हाँ क्लास ले रहे हैं, रिकॉर्डिंग चल रहा है, कर रहे हैं थोड़ी देर में। देखिएगा, अब क्या बना? छोटा नागपुर कैथोलिक समाज बना। और मैंने एक व्यक्ति का नाम लिया। क्या नाम लिया है? जोएल लकड़ा। सारे व्यक्ति इंपॉर्टेंट आ रहे हैं ना? तो जोएल लकड़ा इसमें शामिल थे, लेकिन इसका अध्यक्ष कौन बना? एक नाम आता है बेनीफेस लकड़ा, इनके सहयोगी थे। अध्यक्ष किसे बनाया गया? बेनीफेस लकड़ा को। इसका देखिए थोड़ा सा टर्म है, नाम है इसमें, और नाम लेकर के कहानी को हमको पढ़ना होगा। जब हम लोग एक रिवीजन मारेंगे ना, तो सारी कहानियों को साथ में नाम के साथ मारेंगे। तो बेनीफेस लकड़ा क्या किए? इसको किए, और महासचिव बने इसके, उनका नाम था इग्नेस बे। अब देखिए, जो टर्म मैं लिख रहा हूं ये सब टर्म पीटी के हैं। जो पीटी में क्वेश्चन आता है, आपसे पूछ देगा छोटा नागपुर कैथोलिक समाज का अध्यक्ष कौन बना था, महासचिव कौन बना था, ये सब टर्म पीटी के हैं। लेकिन पीटी के टर्म को जब तक मेंस में इस्तेमाल नहीं करेंगे, नाम का इस्तेमाल करके हम आंसर को राइटिंग नहीं करेंगे, तो फिर आपका आंसर मजेदार नहीं होगा। आपके आंसर राइटिंग में तथ्य होने चाहिए कि टूटा, क्यों टूटा, कैसे टूटा, टूटा तो कौन
किस पार्ट में टूटा, उसका अध्यक्ष कौन बना, दोनों साइड कोई आ रहा ना। अब उन्नति समाज तो ज्यों का त्यों है ही, उसी से एक अलग हो गया ये और उन्नति समाज भी साथ में चल रहा है। तीन चीजें चल रही है। अगर एक मजबूत संगठन रहे ये ज्यादा आसान होगा, या 8-10 छोटे छोटे संगठन हो जाए तब आसान होगा? मजबूत संगठन चाहिए। तो यहां तो अभी स्टार्ट हुआ नहीं, टूटना शुरू हो गया। अब बाद में हम देखते हैं कि जो ठेबल उरांव का किसान सभा था 1935 में, ये फिर से उन्नति समाज में ही शामिल हो जाता। क्या करता? उन्नति समाज में शामिल हो जाता। इनका काम था सिर्फ कैथोलिक ईसाइयों जो डाइवर्ट होके गए थे उनका हित देखना। क्या सिर्फ उनका हित देखिएगा, बाकी को नहीं देखिएगा तो क्या आंदोलन प्रभावकारी होगा? नहीं। तो ये सारी चीजें चल रही थी। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेज जो 1938 तक घटित हुआ। तो 1938 तक जो स्टेज आपका घटित हुआ, तो आप इसमें देख सकते हैं कि 12 में बिहार बना, 13 से किनका शुरुआत हुआ? संत कोलंबस के एक विद्यार्थी हैं बर्थोलोमेन से शुरू हुआ। एक स्टूडेंट यूनियन बनाया गया ढाका के स्टूडेंट यूनियन के तर्ज पे, इन्होंने शुरुआत किया। और इन्होंने छोटा बाद में ईसाई मिशनरी की सहायता से आदिवासियों के कल्याण का काम किया। ये अभी सिर्फ कल्याण कर रहे थे आदिवासियों का, इन्हें पता था। आदिवासियों को बताते थे जब तक आपकी अलग इकाई ना हो जाए तब तक आपका भला नहीं होगा। लेकिन इन्होंने डिमांड तो नहीं किया ना, कहीं पे किसी संस्था से डिमांड तो नहीं किया अलग राज्य का। इन्होंने शुरुआत की। आपसे पूछा जाएगा झारखंड में आंदोलन की नींव डालने वाले व्यक्ति हैं कौन? बर्थोलोमेन है, नींव यही शुरुआत की है। देखिए कोई भी चीज समझिएगा, आज वर्ल्ड कप चल रहा है, इंडिया फाइनल में विराट कोहली ने 50 शतक लगा दिए। सचिन से कंपैरिजन कर रहे। कंपैरिजन करना मूर्खता है। दोनों अलग अलग इरा के खिलाड़ी हैं। एक ऐसा खिलाड़ी है जो 1990 के दशक में उसने शुरुआत की, 1990 के दशक में 1988 के आसपास वो उन्होंने शुरुआत की, पूरा 2000 खेला, 2010 वाला पूरा दशक खेला, वर्ल्ड कप खेला, 12-13 के आस तक वो खेलते रहे। उस समय जो खिलाड़ी खेलते थे वो देश को एक दिशा दे रहे थे। सभी खिलाड़ी अच्छे नहीं थे। अकेला पूरे टीम को अपने कंधे पे ढोने वाला व्यक्ति था, उसके ऊपर पूरी टीम टिकती थी। और उसका सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल है कि जब वो व्यक्ति आउट होता था तो टीवी बंद कर दिए जाते थे, स्टेडियम शांत, तो लोग घर जाना शुरू कर देते थे सचिन आउट होने के बाद। आज वैसा नहीं, कोई भी आउट हो जाए अगला के खेल जाएगा। विराट नहीं खेलेगा, श्रेयस अय्यर खेलेगा, गिल खेलेगा, कोई भी खेलेगा। ज्यादा मैं मैच नहीं देखता हूं बट रिपोर्ट रखता हूं कि कौन जीता कौन हारा। उस समय घास जो होती थी पिच पे, ग्रीन कलर की घास छोड़ी जाती थी, हरी घास। अगर पिच के ऊपर हरी घास होगी ना तो बॉल स्विंग करेगा, उसको खेलना मुश्किल है। आज तो पिच सपाट बनता। पहले दोनों टीम मिलाकर 400 बना पाते थे, 450 बना पाते थे, या 500 बनता था। अब एक पारी में एक टीम 400 बनाते रही। तो कोई जादू थोड़े, ये सब समय के साथ बदलाव है। तो इन्होंने भारतीय क्रिकेट को उन्होंने एक पिच बना के दिया, एक ग्राउंड तैयार करके दिया। उस ग्राउंड पे धीरे धीरे लोग तैयार होते गए, सचिन को देखकर खेलते गए, सीखा, और सीख करके क्या किया, आज नया कीर्तिमान खड़ा कर रहे हैं। जो व्यक्ति खेलता वो खुद ही बात बोलता। सचिन को देख के उसने खेलना शुरू किया, सचिन ने भी किसी को देख के खेलना शुरू किया। उससे पहले गावस्कर थे, बड़े बड़े खिलाड़ी थे, उन्होंने एक ग्राउंड तैयार करके दिया तो सचिन उसको आगे ले गए। अब सचिन जैसे प्लेयर ने जो ग्राउंड तैयार करके दिया, उसे विराट जैसे, रोहित जैसे प्लेयर आगे ले जा रहे, अनबीटेन जा रहे। अपने आप में क्या है ना कि आपको एक फेज मिलती। दूसरे तरीके से समझिए, किसी का दादा के पास काम नहीं, दादाजी है, मजदूरी कर कर करके अपने बेटे को पढ़ाया, उनके बेटे ने जॉब लिया, क्लर्क बन गया, सब कुछ बन गया। अब जो व्यक्ति क्लर्क बना वो सपना देखेगा मेरा बेटा कुछ बड़ा अधिकारी बने, तो वो अपने बेटे के लिए ग्राउंड तैयार करेगा तो बड़ा अधिकारी बनेगा। बात को समझना
किसी को श्रेष्ठ नहीं बोल देना है कि मैं आईएएस बन गया और मेरे पापा क्लर्क थे तो मेरे पापा से मेरा कंपैरिजन कर दो। अरे अपने पापा का ग्राउंड देखो, किस ग्राउंड में वो जाकर के क्लर्क बने, या आपके दादा एक मजदूर थे या हमारे दादा एक मजदूर थे, उनका ग्राउंड देखो, वो बेचारे कैसे थे और मजदूर बन के अपने बेटे को क्लर्क बनाया, और आपके पिता ने क्लर्क होकर के आपको एक आईएएस आईपीएस बना दिया। इसको देखना पड़ेगा। तो क्रिकेट को भी उसी तरीके से ले चलना, किसी को कुछ नहीं बोलना। एक समझदार इंसान कभी भी कंपैरिजन नहीं करता दो अलग अलग ईरा के लोगों को। अब हम नेहरू जी से मोदी जी का कंपेयर करेंगे तो कंपेयर बनता है? नहीं। आज बहुत ताकत है इनके हाथ में, विदेश नीति बहुत पावरफुल है, होगा नहीं। आपको ग्राउंड तैयार करके दिया है, आपको पैड लगा करके दिया है, आप हेलमेट लगा के खेल रहे हैं। जब नेहरू जी पिच पे खेल रहे थे, न हेलमेट था, न ग्राउंड था, कुछ नहीं था, ना डिफेंस इतना मजबूत था, ना पैसा था, कुछ नहीं था। ऊपर से अमेरिका का दबाव था, ईरान, चीन जैसे धोखेबाजों का, पाकिस्तान जैसे लोगों का मुश्किलात था उस समय, और पैसे नहीं थे, न परमाणु बम था। तो उस ईरा को हम अगर इनके ईरा से कंपेयर करेंगे तो फिर नाइंसाफी होगा। अब ये जिस जगह पे छोड़ के जाएंगे, अगला प्रधानमंत्री से हम उम्मीद करेंगे उससे आगे जाए, यही करेंगे ना। तो बस इस जगह पे वही चल रहा था। फर्स्ट चरण में इन्होंने ये काम करके दे दिया। अब हमारा कौन सा स्टेज शुरू होगा? तो हमारा स्टेज शुरू होगा, सेकेंड स्टेज हमारा शुरू होगा, जिसको द्वितीय चरण बोलते हैं। ठीक है, तो द्वितीय चरण शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम इसको कैमरा को रोकेंगे।